नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 4 સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી જોઈશું। અગાઉના વિડીયોમાં આ પાઠ આપણે સારી રીતે સમજી ગયા। જે પાઠનું નામ હતું દેશ કે નામ સંદેશ। તો આ પાઠનું અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું। અહીંયા अभ्यास प्रश्न 1 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 1 है, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। प्रश्न 2 है, पत्र लिखने वाला का पता क्या है? तो हमने देखा था पाठ में बराबर, पत्र लिखने वाला का पता मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा। प्रश्न 3 है, पत्र में क्या वर्णन किया है? उत्तर है, पत्र में भारतीय नागरिकों के अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। प्रश्न 4 है, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? उत्तर, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, हम दूसरे देश में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? तो उत्तर, तो आगे, हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देश में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। प्रश्न 2, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं एवं महानगरपालिकाओं की है। आगे प्रश्न 3 है, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक हैं? उत्तर, हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकिचाते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक हैं। आगे प्रश्न 4 है, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? उत्तर, देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। आगे देखिए, प्रश्न 3 है, शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ उलट सुलट कर दिए गए हैं शब्दों को उचित क्रम में रखकर हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। तो पहला है, मैं सफाई खुदाई है, तो सफाई में खुदाई है। दूसरा है, मेरा महान भारत, मेरा भारत महान। तीसरा, लेना और दहेज पाप देना है, तो हम बनाएंगे दहेज लेना और देना पाप है। चौथा, आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। प्रश्न 4 है, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो हमें ऐसे व्यवहार की चर्चा करनी है जिससे
हम देश में अर्थ अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़ फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। आगे प्रश्न 5 है, दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। दहेज एक दूषण है, तो इस विषय पर हमें कारण सहित अपना मत देना है। तो मैं अपना मत दे रही हूँ कि दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण कई वधू को ताने और व्यंग सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हैं वह सचमुच समाज का दूषण है, उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। आगे प्रश्न 6 है, हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य के पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए कि हम कैसे अच्छे नागरिक बन सकते हैं और आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान कैसे दे सकते हैं। तो इस विषय पर हमें यहाँ अपना पत्र लिखना है अपने मित्र को। तो पहले तो हम यहाँ अपना पता लिखेंगे, आपका जो भी पता हो बराबर। तो यहाँ पता लिखना है, फिर आगे दिनांक, फिर आगे संबोधन और आगे अभिवादन करना है। तो अभिवादन में हम बराबर जिस सप्रेम नमस्ते ऐसे लिखेंगे। फिर पत्र लिखने का कारण देना है। तो मैं यहाँ बोलती हूँ कि तुम्हारा पत्र मिला, तुमने आदर्श देश प्रेमी नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। इस बारे में मैं इस पत्र में अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। आगे पत्र का विषय वस्तु लिखना है। तो आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए। अपने यहाँ की पंचायत या नगरपालिका को उसके कामों में सहयोग देना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश के सभी धर्मों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। चुनाव के सामने सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश के सभी धर्मों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। चुनाव के समय अपने आसपास के नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाढ़, भूकंप, अकाल के समय पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। सरकार की किसी नीति या कानून का विरोध करना हो तो शांतिपूर्वक करना चाहिए। दहेज जैसे रिवाजों का विरोध करना चाहिए। मेरे विचार से इस तरह का आचरण कर हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। आगे अन्य समाचार। तो हम अन्य समाचार में जैसे लिख सकते हैं कि मेरी माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ है। राजू भली भांति पढ़ाई कर रहा है। मुन्नी तुम्हें बहुत याद करती है। समाप्ति में हम लिख सकते हैं कि तुम्हारे परिवार में बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। और फिर संबंध लिखना है। जैसे मित्र का संबंध है तो हम लिखेंगे तुम्हारा मित्र और अंत में नाम लिखेंगे बराबर। जिसको लिखना है आपका मित्र जिस नाम से हो वो नाम लिखना है। अब आगे देखते हैं स्वाध्याय।
स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तो उत्तर, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। आगे प्रश्न 2 है, दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? उत्तर, दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था को आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देश में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत ही अंतर है। आगे प्रश्न 3 है, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं? तो उत्तर, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज़ के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ादान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। आगे प्रश्न 4, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? उत्तर, अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। आगे प्रश्न 2 है, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए हमें अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो पहले आप यहाँ एड्रेस लिखना है, फिर आपके मित्र को संबोधन करना है और फिर आप लिख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खराब खबर जानकर दुख हुआ। ये बीमारियाँ गंदगी से फैलती हैं। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी, मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जूं नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। यहाँ तुम्हारा मित्र जो मित्र है वो आप लिख सकते हो। आगे प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचाने। कि यहाँ वाक्य कुछ दिए गए हैं, उनके काल पहचानने। पहला है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो वह वर्तमान काल। खेलता हूँ, खेलने की प्रक्रिया चालू है तो हम लिखेंगे वर्तमान काल। दूसरा है, मैं कल अंबाजी गया था, तो भूतकाल।
तीसरा है कोई गाना गा रहा है, वर्तमान काल। चौथा आज ठंड ज़्यादा होगी, भविष्य काल। पांचवा है कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, तो कल कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, तो पांचवा आएगा वर्तमान काल, जा रहे हैं बराबर, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। छठा है परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई, तो भूतकाल। अब आगे प्रश्न 4 है काल परिवर्तन कीजिए, कि यहाँ जो दिया गया है उसमें हमें काल परिवर्तन करना है। कौन में दिया गया है कि मैं बाजार गया, उसका भविष्य काल बनाना है, तो मैं बाजार जाऊंगा। दूसरा है मंदिर में पूजा होगी, तो भूतकाल में हम बनाएंगे मंदिर में पूजा हुई। तीसरा शिमला में हिमवर्षा हुई, भविष्य काल में शिमला में हिमवर्षा होगी। चौथा मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल, मैं पढ़ाई करता हूँ। आगे भाषा सज्जता है, पढ़िए और समझिए। पहला है एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, यानी एक वस्तु के दो समान अधिकार नहीं हो सकते। यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। दूसरी कहावत, या ये सब कहावतें हैं। खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक मेहनत लाभ कम। तो ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ, तो इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। तीसरा जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की जीत होती है। तो हम सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक कहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे उपयुक्त अभ्यास के आधार पर निम्नलिखित कहावतों को अर्थ देकर वाक्य में समझाइए। तो यहाँ कहावत है, कहावत का अर्थ देना है, फिर वाक्य बनाना है। तो पहली कहावत है चांद पर थूका मुंह पर गिरा, यानी सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। तो हम वाक्य बनाएंगे कि एक पत्रकार ने एक संत की निंदा की, उसने उनके बारे में कई उल्टी सीधी बातें लिखकर छपवाई। लोगों ने उसे समझाया पर वह नहीं माना और संत को बदनाम करता रहा। तो एक दिन वह संत के कट्टर अनुयायियों के हाथ पड़ गया। उन्होंने उसकी अच्छी धुलाई की। तो वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, चांद पर थूका मुंह पर गिरा। आगे दूसरा है छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। तो हम वाक्य बनाएंगे मुनीम को लड़की की शादी करनी थी। उसने एक शानदार हॉल में शादी रखी और 5 सितारा होटल में भोज रखा। उसके मुंह से इन सारे आयोजनों की बात सुनकर सेठ बोले, भाई यह तो छोटे मुंह बड़ी बात है। आगे दूर के ढोल सुहावने, यानी कि दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है। तो हम वाक्य बनाएंगे एक सुंदर और स्वस्थ युवक अमेरिका से आया था। एक सज्जन ने उसे देखा और उससे बातें की। वे उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपनी लड़की दिखाई। तो युवक को लड़की पसंद आई। लड़की भी युवक से विवाह करने को राजी हो गई। विवाह के बाद जब लड़की अमेरिका पहुंची तो पता चला कि उसका पति वहां एक होटल का बेहरा था और छोटी सी जगह में रहता था। तो लड़की को बहुत पछतावा हुआ और उसने मन ही मन कहा कि सचमुच दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। आगे चौथा है दोनों हाथों में लड्डू, यानी दोनों तरफ से लाभ होना। तो वाक्य है बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। उसे इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों से लड़ना था। तो बाबर के सैनिक घबरा रहे थे, तो उनकी लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उसको हताश होते देखकर बाबर ने कहा, वीरों, हम युद्ध में जीतते हैं तो हमें विजय मिलेगी और हारते हैं तो जन्नत मिलेगी।
इस तरह हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। पांचवा है सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, यानी बिना हानि उठाए काम बन जाए। तो वाक्य बनाएंगे, एक सदगृहस्थ को अपनी जमीन पर बनी अतिक्रमण वाली झोपड़पट्टी की जगह पर वृद्धाश्रम बनवाना था, तो उसे पता था कि लोग आसानी से जगह छोड़ेंगे नहीं, अतः उसने अतिक्रमण अधिकारी से इस बात की शिकायत की। झोपड़पट्टी वाले सभी बीपीएल के लोग थे, इसलिए अधिकारी ने सरकार आवास योजना के अंतर्गत सभी लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की और झोपड़पट्टी खाली करवाई। तो यह देखकर सदगृहस्थ खुश होते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सज्जता समाप्त होते हैं। धन्यवाद।